नमस्कार मित्रों। आज हमने ट्वेल्थ फिजिक्स की शुरुआत की है। तो ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर पूरे 17-18 तक पूरा कवर आपको करवाया जाएगा। पूरे नोट्स बनवाए जाएंगे, पूरे डेरिवेशन समझाए जाएंगे, पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो देखिए, एक थ्योरेटिकल पोर्शन था तो मैंने पहले लिख रखा है, डेरिवेशन लिख के नहीं समझाया जाएगा, फ्लो में समझाया जाएगा। देखिए, अध्याय नंबर फर्स्ट है जैसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होती है? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश व उससे संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। अनुप्रयोग, इसके प्रयोग क्या है? तो देखिए, छाया प्रति मशीन बनाने में, कंप्यूटर प्रिंटर में, भूकंप लेखी में आदि, जो ईटीसी आदि में किया जाता है, आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश और स्थिर विद्युत की बात कहां से उठी। सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थे थेलस। थेलस ने एम्बर के रेशेदार पदार्थ, एम्बर को रेशेदार पदार्थ जैसे कि ऊन से रगड़ा, तो उसने देखा या पाया कि एम्बर है वो छोटे छोटे धूल के कणों को आकर्षित करने लगा। अब उसके मन में क्वेश्चन ऐसा आया कि रगड़ने से ऐसा क्या हो गया, कि दो पदार्थों को रगड़ने से ऐसा क्या हुआ कि वो किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसलिए इसने, थेलस ने इस एम्बर के जो टुकड़ा था इसको आकर्षित आवेशित कहा। अब देखो, आवेश क्या होता है? एम्बर का ग्रीक नाम था इलेक्ट्रॉन, और इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। विद्युत आवेश क्या है? देखो, विद्युत आवेश की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अगर विद्युत आवेश के बारे में लिखें तो विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का नेज गुण है, जिसके कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। आवेश के प्रकार देखिए, आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए, ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश स्वेच्छा से बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। अब देखो, आवेश के प्रकार को निर्धारित करने वाले सरल प्रयोग। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो कांच की छड़ें ली और रेशम के कपड़े से रगड़कर या घर्षण करवाकर कुचालक स्टैंड पर लटकाया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कांच की छड़ें और रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है ये, तो दोनों सेम कपड़े के बीच में घर्षण हुआ है, तो दोनों के मध्य समान आवेश होगा, और समान आवेश देखो दोनों के मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अब इसने इसी प्रकार दो एबोनॉइट की छड़ ली। एबोनॉइट एक प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है कि छड़ ली, इसने बिल्ली की खाल से रगड़ कर लटकाया। तो देखो, एबोनॉइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा या घर्षण करवाया, तो इन पर भी समान आवेश थे, तो समान आवेश के मध्य देखो क्या हुआ? प्रतिकर्षण। अब देखिए, अब यदि एक रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ और एक दूसरी एबोनॉइट की छड़ जो किससे रगड़ी हुई थी? बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई कांच की छड़, दोनों को लटकाया गया, तो देखो इसने पाया कि दोनों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। अब इन प्रयोगों के आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला। देखिए, इन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। देखो, दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया गया था, तो दोनों के मध्य क्या हुआ? प्रतिकर्षण। दो एबोनॉइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया गया था, तो दोनों के मध्य क्या हुआ? प्रतिकर्षण। यहां से निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो, तीसरा प्रयोग देखिए। एक तो हमने ली थी रेशम के कपड़े से घर्षण की हुई कांच की छड़, और दूसरी ली थी किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनॉइट की छड़। दोनों के मध्य, दोनों को जब कुचालक स्टैंड पर लटकाया गया तो दोनों के मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष तो यह हो गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा हो गया अपने पास में दूसरा निष्कर्ष कि विपरीत आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किसने कहा? तो विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक जो नाम था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से दिए। विद्युत आवेश के लिए ऋणात्मक व धनात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा अपनी इच्छा से दी। अब देखिए परमाणु की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि परमाणु के दो भाग हो गए, एक नाभिक और एक हो गया कक्षाएं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन अपरमाणु कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित अपरमाणु कण होता है। हमने पढ़े, देखो नाभिक में दो कण अपरमाणु कण कौन कौन से? एक तो गया अपने पास में प्रोटॉन जिस पर धनावेश होता है, और एक हो गया अपने पास में न्यूट्रॉन जो क्या होता है, उदासीन होता है। और कक्षाओं में जो भरे रहते हैं वो क्या भरे रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। अब देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने ये पढ़ा कि धनावेश और ऋणावेश दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, या एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। तो अपन लिख सकते हैं परमाणु के दो भाग होते हैं, लिखेंगे नाभिक व कक्षाएं या कक्षक। फिर लिखेंगे नाभिक में दो अपरमाणुक कण होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब लिखेंगे दूसरे भाग में, अर्थात कक्षकों में, कक्षक बोल दो, उपकोष बोल दो, कोष उपकोष, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है या बराबर होती है। इन पर विपरीत आवेश होता है। जिस पर प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो विपरीत आवेश हो गया। अतः परमाणु
उदासीन प्रकृति का होता है। अब देखो हम बात करते हैं उदासीन प्रकृति का होता है। अब हम बात करते हैं क्या कि परमाणु है वो धनावेश प्लस और माइनस कैसे होता है। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यदि बाहर निकल गए कक्षकों से तो सीधी सी बात है ऋणावेश की कमी हो गई, और ऋणावेश की कमी हो गई तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की बजाय, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, धनावेशित। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने से उसको क्या बोला जाएगा, ऋणावेशित बोला जाएगा। अब अगला पॉइंट है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। तो देखो 3 विधियां हैं। सबसे पहली घर्षण द्वारा। तो देखो किस प्रकार से घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। देखो घर्षण द्वारा आवेशन में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था आपको थोड़ी सी एनर्जी देते ही कक्षकों से, परमाणु के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम 2 पदार्थों को आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो तो धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो 2 वस्तुओं के बीच में घर्षण कराकर उनको क्या कर सकते हैं, अपन आवेशित कर सकते हैं। तो लिखेंगे जब 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इसे घर्षण द्वारा या इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हमने 10th क्लास में या 11th क्लास में विद्युत की परिभाषा पढ़ रखी है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो देखो यहां भी आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो इसे कौन सी विद्युत बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। घर्षण द्वारा आप लिख सकते हैं घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण घर्षण विद्युत कहलाती है। अब जैसे मैं यदि बात करूं कि कांच की छड़, उदाहरण की बात करते हैं, कांच की छड़ व रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े के मध्य घर्षण करवाया, तब कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुआ। अब देखिए यानी कि कांच की छड़ ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागे और रेशम के कपड़े ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो अपन लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य या बात। देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि ये बहुत अल्प होता है, नगण्य के बराबर होता है। लेकिन फिर भी यदि कांच की जड़ ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की हानि हो जाएगी, द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। और रेशम के कपड़े पर द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चलो मैं यहां से लिख सकता हूं कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु की तुलना में घट जाता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब अगर 10 हो गए तो 91 इंटू 10⁻31 kg द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो जो धनावेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान तो घट जाएगा और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी विधि है संपर्क या चालन द्वारा। तो देखिए पहले अपन इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। हमने कुचालक स्टैंड पर दो धातु के गोले रखे, जो एक तो क्या था, एक तो था आवेशित। अब वो किसी भी आवेश से आवेशित हो सकता है, चाहे प्लस से और चाहे माइनस से ले लो। और एक था अपना अनावेशित। तो देखो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को आवेशित करना किसके द्वारा, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा। संपर्क का मतलब एक दूसरे को स्पर्श करवा दो बस, और चालन, तो चालन का मतलब भी ये हो गया। तो देखिए जब ये दोनों कौन से स्टैंड पर रखे गए भाई, कुचालक स्टैंडों पर रखे गए। अब इनको क्या करवा दिया मैंने, एक दूसरे को संपर्क में ले आया, इनको एक दूसरे को क्या कर दिया, एकदम नजदीक पास में ले आया, और दोनों को क्या करवा दिया, स्पर्श करवा दिया। तो स्पर्श करवाते ही देखो जो धनावेश था वो संपूर्ण सतह पर पूरी रूप से फैल जाएगा भाई, और संपूर्ण सतह पर पूरी रूप से फैल गया, क्योंकि चालन द्वारा जो मैंने बताया था चालक वस्तु है। कौन सी वस्तु है, दोनों धातु के गोले हैं, चालक वस्तुएं हैं। तो चालन द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो संपूर्ण धनावेश है वो पूरे दोनों की समान सतहों पर फैल जाएगा समान रूप से। अब जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, धनावेशित, और दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी, अपनी धनावेशित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा क्या करना, आवेशित करना। तो अपन लिख सकते हैं यदि दो वस्तुओं को या चित्रानुसार संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होना संपर्क या चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो मैं आपको परिभाषा लिखा दूं, संपर्क में स्थित दो चालक वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण हो तो इस प्रक्रिया को चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूरा समझा दिया थ्योरी। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क स्थापित किए आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले परिभाषा, एक आवेशित वस्तु द्वारा
आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क या स्पर्श किए विपरीत प्रकृति के आवेश से विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण की घटना अपन ने सरल प्रयोगों में पढ़ी थी। देखो कैसे, यदि मेरे पास में मैंने एक कुचालक स्टैंड पर एक गोला रख दिया, ये लो जी, ये गोला है जो अनावेशित गोला है। कहां रखा मैंने? कुचालक स्टैंड पर। कोई प्रकार का आवेश नहीं है, उदासीन है, अर्थात तो जितने धनावेश है उतने ही क्या है? ऋणावेश। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास में एक आवेशित छड़ लेके जाऊंगा। चलो जी, ये लो ऋणावेश से आवेशित कोई छड़ थी, मैं इसके पास लेकर गया हूं। देखो मैंने इसके बीच में खाली जगह छोड़ी है, यानी कि संपर्क नहीं करवाया है, स्पर्श नहीं करवाया है। तो इसमें जो माइनस है वो प्लस को क्या कर लेगा भाई? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये लो जी, जितना यहाँ ऋणावेश था उतना ही क्या हो गया? उदासीन वस्तु से धनावेश को तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और ऋणावेश को क्या कर देगा भाई? ये प्रतिकर्षित कर देगा। तो इस घटना को बोलते हैं अपन प्रेरण की घटना। अब देखिए, अब मैं क्या कर देता हूं, इसे चालक छड़ को तो ऐसा ही रखता हूं, जबकि अगली पोजीशन में मैं इसे जो गोला था जिस पर प्रेरण की घटना हुई है, अर्थात ऋणावेश और धनावेश, ऋणावेश और धनावेश पृथक पृथक हुआ है, यानी कि जो चालक की छड़ वाली सतह थी, इस सतह के सामने तो धनावेश एकत्रित हो गया और दूसरी सतह पर क्या एकत्रित हो गया भाई? ऋणावेश। अब मैं इस गोले को क्या करवा देता हूं? भू संपर्कित करवा देता हूं। भू संपर्कित करवाने से क्या हो जाएगा भाई? देखो ये माइनस माइनस को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। तो ये सारा का सारा ऋणावेश है वो कहां चला जाएगा? धरती में चला जाएगा। तो चलो मैंने करवा दिया भू संपर्कित। सारा का सारा ऋणावेश कहां चला गया भाई? धरती में चला गया। तो अब देखिए तीसरी पोजीशन में मैं यदि चालक छड़ को हटा भी लेता हूं तो पूरा का पूरा जो गोला है वो क्या हो जाएगा? धनावेश से क्या हो गया? आवेशित हो गया। देखो परिभाषा के अनुसार दो वस्तु थी, एक तो आवेशित वस्तु, एक थी अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु को बिना संपर्क स्थापित किए या स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? देखो माइनस ने प्लस को तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जबकि माइनस को क्या कर दिया? प्रतिकर्षित। जैसे प्रतिकर्षित किया, इसको क्या करवा दिया? भू संपर्कित। तो भू संपर्कित करवाने से क्या हो जाएगा? संपूर्ण ऋणावेश कहां चला जाएगा? प्रतिकर्षण के कारण भूमि में चला गया, और फिर यहाँ क्या बच गया? धनावेश। और धनावेश क्या हो जाएगा? पूरे गोले पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा समान रूप से। तो ये थी प्रेरण के द्वारा आवेशन। बहुत सी बार अपनी जो बोर्ड क्लास है उनमें ये प्रेरण के द्वारा आवेशन को पूछा जाता है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं। तो आप इस तरीके से पूरी परिभाषा और थ्योरी लिख सकते हैं। धन्यवाद।